हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है सक्षम 2026 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो, सक्षम कंजर्वेशन कैपेसिटी फेस्टिवल इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा शुरू किया गया एक एनुअल अवेयरनेस कैंपेन है। इस सक्षम का उद्देश्य फ्यूल कंजर्वेशन को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। सक्षम 2026 की ड्यूरेशन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक है। इसकी थीम है 2026 की कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ग्रीन, मतलब तेल और गैस बचाओ, हरित ऊर्जा अपनाओ। देखो, ये सक्षम क्या है? ये एक एनुअल नेशनल अवेयरनेस है। इसकी कैंपेनिंग है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशियंसी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में रहा फ्यूगो वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला में। देखो, फरवरी 2026 की शुरुआत में सेंट्रल अमेरिका के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक वोल्केन डी फ्यूगो में एक पावरफुल और एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन हुआ है। इससे निकलने वाली राख हवा में 15,000 फीट की हाइट तक पहुंच गई है। वोल्केन डी फ्यूगो, इसकी लोकेशन ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में है। ये ग्वाटेमाला पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक आर्क, यह वोल्केनोज की एक लॉन्ग चेन है जो ग्वाटेमाला से पनामा तक फैली हुई है। 2018 में इरप्शन में 194 लोगों की मृत्यु और 234 लोग मिसिंग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस पर्वत पर चढ़कर इतिहास रचा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो जो 27 साल की हैं, इन्होंने माउंट एकांकागुआ शिखर पर सफल चढ़ाई की है। वह नेसी कम्युनिटी की फर्स्ट वुमेन है और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनी है। यह उपलब्धि उनकी 7th समिट माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन का एक हिस्सा है। इससे पहले वह माउंट एवरेस्ट जो एशिया में है, किलिमंजारो अफ्रीका और एल्ब्रस यूरोप तक फतेह कर चुकी हैं। माउंट एकोनकागुआ मतलब यह दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया के बाहर यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट 6,961 मीटर है। माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये अर्जेंटीना देश में है। माउंटेन रेंजेस में एंडीज में है। देखिए, यूनियन बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड एडवाइजरी टूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। देखिए, यूनियन बजट 2026-27 में भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है। भारत विस्तार एक मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। यह एक मल्टीलैंग्वेज एआई प्लेटफॉर्म है जो किसानों को सलाह देने का काम करेगा। ये ऐप गवर्नमेंट के एग्रीस्टेक, डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ फार्मर्स और आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिफिक रिसर्च को आपस में जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस किस हवाई अड्डे पर संचालित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। देखो, इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यह इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बनेगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस चलेंगे। यह प्रोजेक्ट केरला हाइड्रोजन वैली पहल का हिस्सा है, जिसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत चलाया जा रहा है। शुरुआत में 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
एक बस की कीमत लगभग 2.90 करोड़ है। टोटल बजट 8.7 करोड़ रुपए है। देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस क्या होता है? ये बसें धुआं नहीं छोड़ती, इनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इससे प्रदूषण जीरो होता है और साइलेंसर से सिर्फ पानी निकलता है, मतलब वाटर वेपर निकलता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम मिलकर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं। यह प्लांट इन बसों को चलाने के लिए जरूरी ईंधन की सप्लाई करेगा। देखो, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही दुनिया का पहला पूरी तरह सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। अब यह देश का फर्स्ट हाइड्रोजन बस वाला एयरपोर्ट भी बन गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना, कार्बन इमिशन कम करना और भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बनाना है। ये 4 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का पहला देश स्पेन बना है। देखो, स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसान और हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये हैं पेड्रो सांचेज। देखिए, न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना घोषित की गई है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया में मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और देखते हैं, जैसे डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरजी वांगमो वांगचुक किस देश की महारानी हैं जिन्हें असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। देखो, भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें असाधारण मानवीय सेवा और करुणामय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक बोदोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। कुछ प्रमुख पुरस्कार जान लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 यह वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को मिला है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को मिला है। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को मिला है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 एआई के आर्किटेक्ट्स को मिला है।
पेटा इंडिया की पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन को मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 आनंद अंबानी को मिला है। और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेवन 1। देखो, अमेरिका स्थित स्टार्टअप वास्ट स्पेस द्वारा विकसित दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 2027 की शुरुआत में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। नासा इसमें एक प्रमुख साझेदार बना हुआ है। अंतरिक्ष की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं, जैसे मिसाइला बेल्थोस अंतरिक्ष में जाने वाली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 के जरिए श्रीहरिकोटा से किया है। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1 एयरबस की मदद से लॉन्च किया है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है। कुंचला कैवल्य रेड्डी भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। देखो, भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमन सेट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PNS-7 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईशा सिंह ने। देखो, ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। नई दिल्ली में हुए फाइनल में उन्होंने चेंग येन चिंग और यूए वैन को हराया है। यह उनका दूसरा सीनियर एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है। महिला टीम स्पर्धा में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बने हैं। स्मृति मंदाना 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सुखमन सिंह ने IGU 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है। प्रशांत वीर IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 के साइमन हार्मर और शेफाली वर्मा बनी है। जॉन सीना ने WWE से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत ओमान के सलालाह बंदरगाह पहुंचा है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS सुदर्शनी। देखो, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपनी यात्रा के पहले पड़ाव के अंतर्गत सलालाह बंदरगाह पहुंच गया है। यह बंदरगाह ओमान में स्थित है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस तैनाती का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। 3 दिन की यात्रा के दौरान रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ वार्ता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ओमान के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। अच्छा, इसकी राजधानी मस्कट है। सुल्तान हैतुम बिन तारिक हैं। ये हैं हैतुम बिन तारिक। यहाँ के राजकुमार थियाजिन बिन हैतम हैं। ये हैं थियाजिन बिन हैतम। इसकी मुद्रा ओमानी रियाल है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है।
ओमान ने पहली बार पॉलीमर 1 रियाल का नोट रियाल जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमुरी अवशेषों को किस देश में प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देखिए, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमुरी अवशेष को भारत से श्रीलंका के कोलंबो ले जाया गया है। यह इन पवित्र अवशेषों का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी कोलंबो पहुंचा है। पवित्र अवशेषों को गंगा रामया मंदिर ले जाया गया है। पवित्र अवशेष 4 से 11 फरवरी तक गंगा रामया मंदिर में रखे जाएंगे और 5 फरवरी से गंगा रामया मंदिर में रखे जाएंगे और 5 फरवरी सार्वजनिक पूजा आरंभ होगी। 11 फरवरी 2026 को पवित्र अवशेष भारत वापस लाए जाएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सांक्य वंश के राजा शुद्धोधन के ये पुत्र थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इनका महाभिनिष्क्रमण मतलब संन्यास 29 वर्ष की आयु में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के बारे में और पढ़ते हैं। इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ बनारस में हुआ था। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और मार्ग और मध्य मार्ग उन्होंने अहिंसा और करुणा पर जोर दिया। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में उन्होंने देह त्यागी थी। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, आड़िक मार्ग और सही दृष्टि। देखो, इस तरीके से हमने आज के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमारी क्लास सुबह 6:30 बजे आ जाती है। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो का है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, पिलू AI नामक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। क्लास को बच्चों देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।